सो नेक्स्ट फिनोमेना हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एरोमेटिसिटी। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी उन्हीं जैसे बाकी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कई बार टर्म यूज करते हैं एरोमेटिसिटी। तो ये पॉइंट लिखना है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which shows relatively much higher stability. There are certain organic compounds which shows relatively much higher stability than the other similar compounds. ये तो एक फिनोमेनन हुआ। दूसरा, ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम बर्न करते हैं तो वो बहुत डेंस स्मोक के साथ बर्न करते हैं क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अगला पॉइंट लिखिए, सच कंपाउंड्स बर्न्स विद डेंस स्मोक ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इन कंपाउंड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में अरोमा बोलते हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक बोलने लगते हैं। और वो फिनोमेनन जिससे इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है उसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख लो, दीज कंपाउंड्स आल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, या सिंपली सेइंग अरोमा, hence known as aromatic compounds, and the phenomenon responsible for their exceptional stability is aromaticity. अब जैसे देखो, आपको इस चीज को एग्जांपल से समझाऊं तो लेटेस्ट से हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया। आपने ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल सीखा होगा पहले। तो बेंजीन के केस में देखो, अगर हम उसको करस्पॉन्डिंग ट्राईन से कंपेयर करें, ओपन चेन कंपाउंड देखो जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, या हेक्साडाइइन से कंपेयर करें, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी करस्पॉन्डिंग ट्राईन से या हेक्साडाइइन से बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया? तो अगर मुझसे पूछा जाएगा बेंजीन इतनी ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो उसका आंसर होगा इट इज एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती है, अभी सारी बातें आपको एक एक करके बता रहा हूँ। बट पहले आपको बेसिक लॉजिक समझ में आएगा हमको एरोमेटिसिटी यूज कहाँ पे करना पड़ेगा। कि अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसी जैसे जैसे बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो हमने एक ओपन चेन कंपाउंड लिया जिसके पास 3 पाई बॉन्ड है और फिर उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करी, तो आप नोटिस करोगे बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस ट्राईन। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल लिया जिसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इनकी स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा केस लिया आपने कि चलो रिंग रखनी है, पाई बॉन्ड्स रखने हैं, एक पाई बॉन्ड कम करते ही स्टेबिलिटी में सिग्निफिकेंट गैप आ जाता है। तो बेंजीन को अगर हम हेक्साडाइन से कंपेयर करेंगे तो बेंजीन की स्टेबिलिटी हेक्साडाइन के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मच हायर होती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो अगर ऐसे आपको स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी होगी कहीं पे, तो वहाँ टर्म यूज करेंगे एरोमेटिसिटी। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप देख रहे हो 4 है। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने की वजह से इनके कंबशन में बहुत सारा स्मोक क्रिएट होगा और इनकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होगी जिससे इसे मोस्टली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है? तो अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एरोमेटिसिटी की कंडीशन रिपोर्ट करेंगे। अब तो अगला टर्म लिख रहे हैं कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर वो नीचे वाली 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। ध्यान रखना है, ऑल 3 कंडीशन शुड बी फॉलोड। एक भी कंडीशन अगर मिसमैच हो जाएगी तो फिर उसे एरोमेटिक नहीं कहते हैं। तो हमने लिखना है कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ इट फॉलोज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, यानी कि अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो वो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट वो में उसे रिजेक्ट कर देना है। सो फर्स्ट रूल इज दैट कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। दूसरा रूल ये है कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि रिंग करंट चाहिए होती है। तो रिंग करंट कब बनेगी? जब पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज कर जाएगी। तो टर्म लिखा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। अब डीलोकलाइजेशन होने के लिए मतलब क्या है? वही मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज रिंग करंट शुड बी ऑब्जर्व। तो रिंग करंट कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में मूव कर जाएगा, यानी क्लोज लूप में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो करंट की तरह बिहेव करेगा, तो उससे रिंग करंट क्रिएट होगी। और अगर रिंग करंट से क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर जाएगा तो उसको एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है? और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग अपनी रूटीन कंडीशन से करेंगे क्योंकि फिर ये हमारी स्टडी के बियॉन्ड जा रहा है। तो हमने लिखा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। अब क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कैसे चेक करेंगे, तो वो मैंने आपको रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइम पे सिखाया था। तो कंडीशन नंबर 2 फॉलो करने के लिए आपको पता है कंपाउंड कैन बी प्लेनर। ध्यान रखना है, कैन बी प्लेनर, मस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाना। अगर ऑर्बिटल इंक्लाइन भी आया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर गई तो काम चलेगा। प्लेनारिटी केवल इसलिए रिक्वायर्ड है कि उस मॉलिक्यूल के जो पी ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से डीलोकलाइज कर पाएगी।
सो एम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज कराना, उसके लिए प्लेनारिटी रिक्वायर्ड है, वो एक स्पेशल केस है। मतलब प्लेनारिटी सेकेंडरी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइज होना। समझ में आ रही बात नहीं? डीलोकलाइज होकर प्लेनारिटी आ गई, चलेगा हमारे लिए। तो मैंने टर्म लिखा कंपाउंड कैन बी प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो? कॉन्जुगेटेड मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कराना है तो ऑल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए, तो एक पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है। डबल बॉन्ड के बाद ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बेनाइन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। समझ रहे हैं? वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकता है, तो सब हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गए। दैट इज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड विद कैटायन, एनायन, रेडिकल, लोन पेयर, वैकेंट पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल, कोई भी केस मिलेगा तो आप उसको कॉन्जुगेटेड बोल सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से लिखना है तो जैसे देखो हमने ये सिस्टम लिखा, तो यहाँ देखो ये दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो गए, ये सॉरी ये दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो गए, यहाँ पे ये प्लस चार्ज और यहाँ पाई बॉन्ड है, ये भी कॉन्जुगेटेड हो गया। यहाँ ये माइनस चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी कॉन्जुगेटेड हो गया। यहाँ पे बोरॉन लिख दिया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास पाई बॉन्ड है, ये भी कॉन्जुगेटेड हो गया। समझ में आ रही बात? किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उसके कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड हो गया। कॉन्जुगेटेड मतलब जो मैंने आपको रेजोनेंस की कंडीशन समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर पाए इसको चेक करने के क्या रूल लगाएंगे कि कंपाउंड प्लेनर मिल जाए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल जाए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मतलब ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड विद कैटायन, एनायन, रेडिकल, लोन पेयर, वैकेंट पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, जो भी कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे। एंड द लास्ट रूल इज फॉलोज हकेल्स रूल। हकेल्स रूल में 4n+2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। तो तीन कंडीशन हुई, मॉलिक्यूल प्लेनर होना, मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, रिंग के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और जो डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उनका टाइप होना चाहिए 4n+2। ठीक है, तो फॉलो हकेल्स रूल, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज इन द रिंग, और n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, डीलोकलाइज इन द रिंग, और n कैन बी इक्वल टू 0 1 2 3, आगे कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ये आपकी n की पैसिव वैल्यूज है। ठीक है, इसका मतलब अब अगर आप n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके देख लो, तो अगर हम इस चीज को सब्सटीट्यूट करके देखें तो n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू एक और पुट कर दो मतलब 1 पुट कर दो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन, एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी सिस्टम आएगा तो ये हकेल रूल फॉलो कर रहा होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो रिंग के अंदर अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा अगर डीलोकलाइज हो गए तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि हकेल रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर? अब जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तब हम इस कंपाउंड को बोलते हैं एरोमेटिक। समझ में आ गया? तो अब देखो अगर एग्जाम्पल से चले तो सबसे पहले बेंजीन को ही चेक कर ले रहे हैं। तो बेंजीन देखो सबसे पहले साइक्लिक है, साइक्लिक होने के बाद देखो उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आप इसका रेजोनेटिंग फॉर्म लिख लो तो आपको पता है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरी की पूरी डीलोकलाइज कर जा रही है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग है। और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक हो गया। समझ में आया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, दैट्स व्हाई एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर? समझ गया पहले कॉन्सेप्ट एरोमेटिक का? अच्छा, चूंकि हकेल्स रूल जो है वो दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल रिंग्स। हकेल ने जब ये रूल समझाया था, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सिंगल रिंग। लेकिन अगर हमें कभी मल्टीपल रिंग्स पे इसको अप्लाई करना पड़ता है तो हम लोग पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे अगर हम यही रूल नेफ्थलीन पे अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई द सेम रूल ऑन नेफ्थलीन, ये आपका नेफ्थलीन है देखिए। तो आप नेफ्थलीन में देखो वैसे तो एक रिंग में चेक कर लेना चाहिए, तो अगर आप केवल एक रिंग चेक करो तो यहाँ देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मिल रहा है आपको। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब अगर देखो इसके बाकी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो देखो यहाँ पे टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज्ड है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा। मैंने आपको उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखने सिखाए केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इन द रिंग हो गया, डीलोकलाइज्ड इन रिंग, इसको एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि कई बार क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा टफ करने के लिए क्या किया जाता है कि इसका दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए जाते हैं।
अब अगर कोई पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा तो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि बीच वाला पाई बॉन्ड पेरिफेरी पे तो आ नहीं रहा, लेकिन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं मिलेगा उसमें। तो ध्यान ये रखना होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर कोई एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक आएगा तो हम उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एरोमेटिसिटी डिफाइन कर देते हैं। मतलब अगर एक भी स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो उस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक लिखा जाता है। समझ गए? मतलब इस फॉर्म को आप ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो और फिर एरोमेटिसिटी डिफाइन कर दो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एरोमेटिक ही लिखेंगे। दो तरीके हैं जो मैंने बताए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन रिंग चेक कर लो, या इधर वाली रिंग में भी चेक करोगे तो भी 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज बोल सकते हो, या फिर सिंपली मैंने तरीका बताया कि अगर कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता चल गया एरोमेटिक है तो उस कंपाउंड को एरोमेटिक लिखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट अलग से नोट बना के लिख लो। इफ एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक देन मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। इफ एनी ऑफ द resonating structures if any of the resonating structures are aromatic, yeah, if any of the resonating structure is aromatic then that molecule is aromatic। ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने एरोमेटिक दिखा दिया है तो उस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक लिख लेंगे। क्लियर? अब अभी और एग्जांपल्स बताने से पहले, चूंकि दो और केस होते हैं, एक एंटी एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक, वो भी बता दो, फिर हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। अगला टर्म लिखेंगे एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया मैंने तुम्हें, एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी क्या है कि नाम से क्लियर है, एरोमेटिसिटी का उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो सर्टेन कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली लो स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंपाउंड्स या अदर सिमिलर कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक एंड द फिनोमिनन ऑफ अनस्टेबिलिटी इज एंटी एरोमेटिसिटी। तो जैसे कुछ कंपाउंड्स की एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं एरोमेटिसिटी से, वैसे एक्सेप्शनली लो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी से। So certain compounds are of exceptionally low stability with respect to similar other compounds are anti-aromatic and phenomenon for instability is anti-aromaticity। अब जैसे एरोमेटिसिटी के लिए भी हम लोग कंडीशन चेक करते थे, वैसे एंटी एरोमेटिसिटी की भी कुछ कंडीशन है, उसमें भी वही 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। तो अगला टर्म लिखिए कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। सो मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक इफ इट फॉलोज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन तो वही है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि रिंग करंट ऑब्जर्व होना चाहिए। बट इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिंग करंट बनती है उसकी वजह से ये क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करने लग जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी एकदम से कम हो जाती है। और यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो करना होता है, बट हकल्स रूल जो पहले 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का था वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, बस इतना डिफरेंस है। एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, और एन की वैल्यू 1 2 3 होगी। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। एरोमेटिक में एन 0 लिया जा सकता है, एंटी एरोमेटिक में एन की वैल्यू मिनिमम 1 लेनी है। सो फॉलोज हकल्स रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से नोट करिएगा, कॉपी नहीं है, देयर इज डिफरेंस। साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग लिखनी चाहिए, हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए, और हकल्स रूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा रादर देन 4n+2। एरोमेटिक में 4n+2 था, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। ठीक है, रूल समझ गए? तो आप देखो, इसके लिए अगर हमने एक एग्जांपल फॉलो किया, ये एक मॉलिक्यूल लिया हमने, देखिए, तो ये देखो साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन ऐसी आपको डीलोकलाइजेशन में भी दिख रही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे के साथ डीलोकलाइजेशन वाले मोड में जा रहा है। आप इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो डीलोकलाइजेशन आ जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा कंपाउंड हुआ? एंटी एरोमेटिक, यानी दिस कंपाउंड इज ऑफ एक्सेप्शनली लो स्टेबिलिटी। दिस कंपाउंड इज ऑफ एक्सेप्शनली लो स्टेबिलिटी। तो अगर कभी कभी भी सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो ये उसका आंसर होगा। या इसी तरह के और भी कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिसिटी शो करेंगे, वो सब अपने बहुत कम स्टेबिलिटी के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट बना के एक पॉइंट लिखिए, इन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट ऑब्जर्व्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अनस्टेबिलिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आइडेंटिकल नहीं रह पाता है, क्योंकि जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा उसमें उतना ज्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, और जितना ज्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा मॉलिक्यूल उतना कम स्टेबल होता जाएगा।
तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा, जहां पाई इलेक्ट्रॉन है वही रखो। अब इसका देखो एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिससे क्वेश्चन बनता है, वो आपको बता देता हूँ। मतलब जैसे मैंने इसको बनाया हुआ, ये वैसे होता नहीं है एक्चुअली में, स्क्वायर नहीं होता, ये होता है रेक्टेंगल। अगर आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन होता तो ये स्क्वायर शेप होती, क्योंकि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल लेंथ के होते हैं। बट यहाँ पे शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर, क्योंकि आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन नहीं है। बीच में जो जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, और जो डबल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। आइडेंटिकली डबल बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं हुआ है। अब अगर इसको थोड़ा और ट्रिकी सवाल बनाऊं तो पहले तो ये समझ में आएगा इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, मतलब अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ले जाएंगे तो दे आर नॉट आइडेंटिकल। अगर आपने रेजोनेंस अप्लाई करके देख लिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपको एंटी एरोमेटिक नहीं याद आया तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। इसकी शेप स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल है। दूसरी बात देखो कि अगर मैंने ये दोनों ड्यूटीरियम ऐसे अप्लाई करे और ये दोनों ड्यूटीरियम ऐसे अप्लाई करे, ध्यान से देखिएगा जरा, इसी मॉलिक्यूल में अगर ये दोनों ड्यूटीरियम यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाए, ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है। दे आर नॉट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, दे आर एक्चुअली आइसोमर्स। दे आर एक्चुअली आइसोमर्स फॉर ईच अदर। ठीक है, मतलब इसमें जो हमने पाई बॉन्ड के अक्रॉस दोनों डी अप्लाई करे हुए हैं, उनकी लोकेशन चेंज करने से ये करस्पॉन्डिंग आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल रेजोनेंस यहाँ नहीं होता है। दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आइडेंटिकल रेजोनेंस नहीं होता है। समझ में आई बात? तो अब देखो, मैंने बताया कि स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के लिए आइसोमर की तरह काम कर रहे हैं। रीजन मैंने आपको समझाया कि अगर मैंने 2 वाले पोजीशन का आइडेंटिकल रेजोनेंस लिखता तो 3 जैसा स्ट्रक्चर बनता। बट मैंने आपको बताया कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। जब आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन नहीं होता है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट स्क्वायर फॉर्म। वो एग्जैक्ट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। जब एग्जैक्ट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब दे आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स। इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को हम एक दूसरे का आइसोमर लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अदरवाइज अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन द रिंग वाला कंसेप्ट लगता है जैसा एरोमेटिसिटी में होता है, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 हमारे लिए आइडेंटिकल हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही तो डीलोकलाइज किया है। मतलब इसी चीज को बेंजीन से समझ लो तो आपको क्लिक कर जाएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको ऐसे समझ लो कि जैसे बेंजीन में हमने ये दोनों ड्यूटीरियम लगाए, और फिर इसका अगर हम रेजोनेंस करके ले आते और ये दोनों ड्यूटीरियम यहाँ लगा देते, तो ये दोनों आइडेंटिकल फॉर्म है। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन केवल डीलोकलाइज करा है। तो ये एरोमेटिक फॉर्म थी। यहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन रिंग चेक करते टाइम भी देखते हैं और एक्चुअली में ऑब्जर्व भी होता है, क्योंकि इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने जो तो पहले दो स्ट्रक्चर बनाए वो एक दूसरे के लिए आइसोमर्स की तरह ट्रीट होते हैं। दे आर रेफर्ड एज आइसोमर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अलग से लिख लीजिए। स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब एक कैटेगरी होगी एरोमेटिक, एक कैटेगरी होगी एंटी एरोमेटिक। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, तीसरी कैटेगरी। तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी समझ में आ गई, एरोमेटिक सबसे ज्यादा होगा, फिर नॉन एरोमेटिक होगा, फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये पॉइंट और लिख लीजिए नीचे अलग से। इफ अ मॉलिक्यूल इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक देन इट इज नॉन एरोमेटिक, and non-aromatic compounds are lesser stable than aromatic but more stable than anti-aromatic। ठीक है, ये बात और लिख लीजिए बस जल्दी से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो इसलिए एक फिनोमिनन आता है डाइमराइजेशन ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो डाइमराइज करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से मोस्टली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाइमराइजेशन ऑब्जर्व होता है। अब जरा इसको देखते हैं पहले एग्जांपल से। तो जैसे सपोज करो हमने अभी ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल लिया वही ले लेते हैं फिर से। ये इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ क्लब हुआ, कैसे वो देखिएगा जरा। तो अब जैसे देखो, सपोज करो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन ने इधर की तरफ डिलोकलाइज करी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस बना एक तरीके से, ध्यान से देखो। या चाहो तो फ्री रेडिकल से ब्रेक कर लो तो भी चलेगा। तो दोनों रेडिकल फॉर्म में ब्रेक कर गए, तो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से कंबाइन होकर बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो इन दोनों की अगर रिएक्शन हुई, तो इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद डाइमराइजेशन हो जाता है। डाइमराइजेशन मतलब दो यूनिट्स कंबाइन हो जाती है, और इसका फाइनल आंसर अगर हम लिखेंगे तो वो ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले दो कंपाउंड जो थे वो एंटी एरोमेटिक थे, और रिएक्शन होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गए, नॉन एरोमेटिक में।
यानी कि जो दोनों पाई बॉन्ड बचे उनमें कोई डीलोकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा, दोनों इंडिपेंडेंट पाई बॉन्ड हो गए। ये देखो मॉलिक्यूल कैसा बन गया, नॉन एरोमेटिक। तो उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे एंटी एरोमेटिक थे, और डाइमराइज करने के बाद ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गए। और आपको पता है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए डाइमराइजेशन फेवर कर रहा है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डाइमराइजेशन समझ में आ गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो हमने क्या करा कि दो बल्कियर ग्रुप्स लिए, लेकिन वो दोनों अगर एक दूसरे से मैक्सिमम फार अपार्ट चले गए तो उनका रिपल्शन नहीं लगेगा और फिर से डाइमराइजेशन हो जाएगा। और रीजन डाइमराइजेशन होने का फिर वही सेम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। बट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में देखो तो आपकी बार ये दोनों बल्कियर ग्रुप एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल्शन देंगे, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाएंगे जो बीच में बॉन्ड क्रिएट हो पाए, तो फिर ये आगे डाइमराइजेशन नहीं हो पाएगा। एंड द सिमिलर प्रॉब्लम इज इन द फोर्थ क्वेश्चन। वहां पे भी बल्कियर ग्रुप्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को हैवीली रिपेल करेंगे, हैवीली रिपेल करेंगे तो फर्दर डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर रिपल्शन कम होता है तो डाइमराइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है मॉलिक्यूल की। एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट्स स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। इसलिए मोस्टली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाइमराइजेशन होकर वो अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे बहुत हाई स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा तो बस वहां पे हम लोग डाइमराइजेशन नहीं कराएंगे, बाकी हर केस में डाइमराइजेशन वर्कआउट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो हमने टर्म लिखा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैंने बताया एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग चार्ज इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड से भी ज्यादा स्टेबल काउंट किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ये साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इसको लिखें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज के साथ डीलोकलाइज्ड है। जैसे बेंजीन के अंदर रिंग बना देते हैं तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों बातें सेम लिखी हुई है, पहले की अलग तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि उसका पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इन द रिंग केस हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस लिख लोगे ना, मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम पे सबके रेजोनेंस बनाने सिखाए थे। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इन रिंग, तो कैसा केस हुआ, क्वासी एरोमेटिक। वैसे एरोमेटिक भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वासी एरोमेटिक होता है वो एरोमेटिक अपने आप होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल में अगर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक तो उसको एरोमेटिक भी लिखना है। क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक का एक स्पेशल टाइटल है जो उन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए लगाते हैं जो चार्ज भी कैरी कर रहे होते हैं। समझ गए ना, मतलब क्वासी एरोमेटिक कोई नई टाइप नहीं है, टाइप 3 ही है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक का एक स्पेशल टाइप हुआ एक तरीके से जिसके पास चार्ज भी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्वासी एरोमेटिक तो आप एरोमेटिक लिख लो, क्योंकि क्वासी एरोमेटिक बस केवल इसलिए बताया कि कभी किसी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर कॉम्पीट करेंगे तो ये उससे भी ज्यादा स्टेबल काउंट किया जाता है। समझ में आ गई बात? सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग तो उसको एरोमेटिक बोल देंगे या क्वासी एरोमेटिक बोल देंगे, दोनों बातें सेम है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया आपको? सो वी हैव अ क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आपके जे एडवांस का क्वेश्चन है। तो उसमें देखो सबसे पहले एक साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बना हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड आपको दिख रहा है। अभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, बट आपको अभी थोड़ी देर बताऊंगा कि कंपाउंड नॉन प्लेनर होता है। दिस कंपाउंड इज नॉन प्लेनर। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के टाइम पे सीखा होगा कि अगर हम लोग 7 मेंबर से आगे की रिंग पे जाते हैं तो प्लेनरिटी लूज कर जाती है ना भाई। हम लोगों ने बायर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी सीखा था, तो आपको पता है कि फिर प्लेनरिटी खत्म हो जाती है रिंग्स में। तो ये 8 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, और नॉन प्लेनर होने की वजह से इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में लिखेंगे। ऑल्दो अभी हमारा सवाल तो केवल इतना है कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं चेक करना है, केवल एरोमेटिक चेक करना है। जो नॉन एरोमेटिक होता है इसमें ऑल्दो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आपको लग रहा होगा देखने से, बट ये मॉलिक्यूल ही नॉन प्लेनर होता है। इसकी शेप जो होती है वो टब शेप होती है, ऐसे शेप में होता है। अगर आपको उसका एक्चुअल शेप बनाना है तो इट लुक्स लाइक अ टब। ये ऐसा होता ही नहीं है, नॉन प्लेनर सिस्टम है। नॉन प्लेनर सिस्टम है तो इसमें एरोमेटिसिटी का तो स्कोप ही नहीं है। और अगर वैसे भी देखते तो आप एरोमेटिक में तो कंफ्यूज नहीं होते। कंफ्यूजन होना था एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, तो ध्यान रखना ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, बस अगर इतनी बात समझ लोगे तो काम खत्म। दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, एंटी एरोमेटिक फॉर्म। इसका अगला वाला देखेंगे तो 3 मेंबर की साइकिल है, प्लेनरिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, 4 पाई। ऐसा केस हुआ, एंटी एरोमेटिक। समझ आया?
अगले वाले केस में देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ये एरोमेटिक हुआ। उसके अगले वाले में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ही नहीं है पूरी रिंग में, कंफ्यूज मत होइएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है बट रिंग में नहीं है। रिंग में देखो 2 कार्बन ऐसे हैं जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। कैसा केस हुआ ये? नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? ये केस हुआ नॉन एरोमेटिक। इसके अगले वाले केस में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा केस हुआ? एरोमेटिक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनवाए होते, ट्रोपोलियम केटाइन बोलते हैं इसको, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था। ट्रोपोलियम केटाइन रेजोनेंस के टाइम बताया था और बोला था कि बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, याद रखना। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना, 7 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। बॉन्डिंग वाले नोट्स में देखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस के टाइम मैंने आपको सब बनवाए हुए हैं। तो इट कंटेन्स 7 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, तो एरोमेटिक हो गया। हाँ 7 मेंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका अगला वाला केस देख रहे हैं, देखो 5 मेंबर रहेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, तो ये कैसा केस हुआ? एंटी एरोमेटिक। इसके अगले वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। ठीक है, तो ये कैसा केस हुआ? एरोमेटिक। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोग क्वासी एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है। या इसके ऊपर जैसे देखो 3 मेंबर की साइकिल वाला जब ये एग्जाम्पल लिखा था, ये भी क्वासी एरोमेटिक था। अच्छा, इसके अगले वाले केस में देखो, अगला वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसमें भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। अगर आप रेजोनेंस देखोगे तो आप फंस जाओगे। आप रेजोनेंस में देखोगे ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। ऐसे तो आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिख रहे हैं, बट रिंग में कितने हैं? जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रिंग में डीलोकलाइज्ड है पूरी तरीके से? नहीं है, जहां से स्टार्ट हुआ वहां वापस नहीं आ पा रहा है, तो मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग। रिंग करेंट बनानी है। अगर मान लो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना शुरू किया, ये ऐसे गया, यहाँ गया, यहाँ रुक गया आके, तो क्या क्या रिंग करंट बनी? नहीं बनी। तो मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन बेकार है, इसको साइड करो पहले तेजी में। फिर दूसरी तरफ से शुरू करो। अगर मान लो इस पाई इलेक्ट्रॉन को लें, इसको लें, इसको लें, उसको घुमा के वापस नहीं आया, तो रिंग करंट बन गई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज हुआ। तो रेजोनेंस में भले ही हमें वो बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है वो दिख रहा है रेजोनेंस में, बट एक्चुअली रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं जो रिंग करंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो कितने हैं? 6। तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया, अब इसीलिए मैंने तुम्हें इतना मन से समझाया। अदरवाइज मुझे लगता था तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, कोई क्यों गलत करेगा। बट स्टूडेंट्स ने बड़ी देर बाद मशक्कत करके मुझे समझाया कि सर गलत कैसे हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अननेसेसरी पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में क्यों ले रहे हो, जब बेंजीन के अंदर एक रिंग पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, तो एरोमेटिक मिल गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो आंसर लिखो। एंटी एरोमेटिक होने से तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो जो काम हमारा नुकसान पहुंचाने वाला उसको तो हम पहले ही साइड कर देंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की वजह से इसको एरोमेटिक बोलेंगे। इसलिए ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज नहीं गिनने हैं। क्या गिनना है? इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज इन द रिंग। जहां रिंग नहीं बन पा रही हो वो बेकार है। इसीलिए हम तुमसे कहा था मल्टीपल रिंग्स में पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। अभी उसके भी और भी एग्जांपल बताऊंगा। अब जैसे इसका अगला केस देखो, नेक्स्ट वाले केस में देखो, अगर आप ध्यान से, तो अगर मैं सिस्टम से स्टार्ट करूं, ध्यान से देखते जाना जरा, तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, फिर ये इधर मूव कर जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा, और हम फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिख रहा है। ऑल्दो इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना समझने की भी कोई जरूरत नहीं थी, हमारा काम तो इससे पहले भी चल जाता। अब सवाल टफ हो जाता जब पूछा जाता कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। तो अगर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है ये पूछा जाता तो ये ट्रिकी सवाल हो जाता हमारे लिए। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं गिन रहे, हमें खाली एरोमेटिसिटी देखनी है, तो तुम्हें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिख रहा है ना इस रिंग में, बन गया एरोमेटिक। एक रिंग भी एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है ना, उसमें सोचने की क्या जरूरत है। या दूसरी रिंग ये देख लो, ये भी तो एरोमेटिक है। या अभी इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे तो बीच वाली रिंग भी एरोमेटिक निकल आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन पेयर गिनने हैं तब तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिख सकते हैं इसमें, और इसको एरोमेटिक लिखेंगे। लेकिन काम तो हमारा केवल 6 पाई से भी चल जा रहा था, क्योंकि हगल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल रिंग। मल्टीपल रिंग्स में पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, मल्टीपल रिंग्स में पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। तो इसमें बेटर तरीका क्या होता है कि अगर मैं इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता ना, तो आप सबको जल्दी समझ आता। इसका भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो उससे आप समझ जाओगे कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकलाइज दिखाना है। अदरवाइज काम तो इतने से भी चलेगा। तो पहले आप जरा एरोमेटिक कंपाउंड्स गिन लो कितने हैं इसमें।
हाउ मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर देयर? तो यार तुम काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5। 5 कंपाउंड इसमें एरोमेटिक है, 2 एंटी एरोमेटिक है और 2 नॉन एरोमेटिक है। अब देखो जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है उसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको ये पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इसका मान लो मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो आप देखो पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पहले रिंग तो दिख रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखेंगे तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल डबल सिंगल, पूरा पेरिफेरी पे रिंग घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन देख लो, अब आपको पूरा पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन आराम से डीलोकलाइज करते हुए दिखेंगे। आप एक एंड से इलेक्ट्रॉन पेयर घुमाना शुरू करो तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो देखो अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना स्टार्ट किया लेटेस्ट से, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, ये ऐसे जाता जाएगा इसी पेरिफेरी पे चलते चलते, तो देखो घूम के वापस आ गया। ये बड़ी सी रिंग बन रही है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं? 14। तो अगर हमसे पूछा जाता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं रिंग में एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेंगे रिंग में एरोमेटिक करेक्टर उतना ज्यादा आता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अगर हम इसको केवल 6 पाई गिन के छोड़ देते हैं तो जैसे भी इन्होंने बोला ना कि कंपेयर करके दिखाओ कौन ज्यादा एरोमेटिक है, तो वो मिसप्लेस हो जाता है। अब इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो ये हायर एरोमेटिक करेक्टर फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिंग करंट ज्यादा बनेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर गए रिंग में। लेकिन इसमें काउंट कैसे करना होता है? हक्केल्स रूल सिंगल रिंग के लिए वैलिड होता है, मल्टीपल रिंग्स में चेक करने के लिए पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो। तो आप देखो पेरिफेरल समझ में आ रहा है ना, तो बीच में जो बॉन्ड आ रहे हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, पेरिफेरी चलते हैं, मतलब बाउंड्री लाइन पे चलते हैं। तो बाउंड्री लाइन पे चलते हुए देखो पूरी रिंग बन गई, समझ में आया? या अगर कोई मान लो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन से देखता तो देखो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, ये ऐसे पूरी रिंग देखो डीलोकलाइज कर जाएगी और हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन हुआ था वहां से पूरी रिंग में चक्कर काट के वापस आ गया। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन इस रिंग में कंप्लीटली डीलोकलाइज है, तो इसको हम लोग 14 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और इसको एरोमेटिक लिखेंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अभी इसका होमवर्क दूंगा तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर असाइनमेंट रहेगा उससे प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।